रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज इस 32वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संवेदना पर बात चल रही थी और ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बात हो गई है। जो लोग समझ चुके होंगे उन्हें भी, और जो नहीं समझे होंगे तो वो ये समझ रहे होंगे कि चलो आगे कभी समझ लेंगे, अब इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन नहीं, मेरा मन आज भी ख़त्म करने का नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी जब मैं कोई बात कर लेता हूँ किसी दिन, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका पुनर्चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद इसको और कुछ खुलासा इसमें कर दिया जाए, या कोई बात मुझे लगती है कि शायद उस समय मैं नहीं कह पाया हूँ, जिससे किसी प्रकार का संशय या कन्फ्यूज़न किसी के जहन में रहे, तो बाद में भी ध्यान में आती हैं ऐसी बातें। तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने बात की, और उससे पहले भी संवेदना की बात आई थी, उसमें मैंने मोटे तौर पर समझाने के लिए कहा था कि समवेदना यानी कि दूसरे के दुख और दूसरे की वेदना को अपना समझना, या उसके दुख दर्द में मतलब अपना खुद को समझकर किसी न किसी प्रकार से उसको कम करने के लिए हाथ बटाना, चाहे भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर, या कर्म के स्तर पर। अब इससे एक भ्रम कहिए या एक संशय ये पैदा होता है, तो क्या संवेदना अपने भीतर उत्पन्न लाने के लिए किसी दूसरे को दुखी होना जरूरी है? मतलब संवेदना हम भीतर तभी हमारे भीतर पैदा हो जब दूसरा सामने किसी कष्ट में हो, उसको कोई पीड़ा हो, कोई शोक हो। जब हम अपने इर्द गिर्द ऐसे देखेंगे तब हमारे भीतर संवेदना पैदा होगी। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। और संवेदना जब पैदा हो जाएगी तब शायद हम अभिनय कला के लिए जो मन रूपी उपकरण है क्षमा चाहूँगा, मन रूपी जो उपकरण है उसको हम ज़्यादा समृद्ध कर सकेंगे रचनाशीलता के लिए। इसका मतलब हमें दुखी ही चाहिए हर जगह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, और थोड़ा सा खुलासा करने की मैंने कल भी कोशिश की थी, जब मैं अपनी बात में फूल की पंखुड़ियों की बात कर रहा था, बेल की बात कर रहा था, किसी बेल पर लगी पत्तियों की बात कर रहा था, बेल से टूटे हुए सूखे पत्ते की बात कर रहा था, या मनुष्य मतलब इंसान के छोटे से शिशु की बात कर रहा था, या किसी जीव के छोटे से शिशु की बात कर रहा था, तब मैं कष्ट के इतर भी संवेदना को जागृत कर पाने और उत्पन्न कर पाने की प्रवृत्ति की बात कर रहा था कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो अब मैं आज बताऊंगा कि संवेदना कहाँ कहाँ पैदा होगी और हम उसका किस प्रकार से रचनात्मक उपयोग कर सकेंगे। एक बात का और मैंने खुलासा किया था कि उसमें संशय ये होता है, हो सकता है कि तो इसका मतलब हर भाव ही जो है संवेदना हो जाएगा, जो हमारे 8-9 भाव हैं वो सब संवेदना कहलाएंगे? नहीं, संवेदना की वजह से अलग अलग भाव पैदा होंगे और उन भावों का हम अभिनय में चित्रण करेंगे। लेकिन भाव कुछ ऐसे होते हैं जो संवेदना पैदा नहीं कर सकते, जैसे क्रोध का भाव, घृणा का भाव और डर का भाव। ये 3 जो भाव हैं ये पृथक्कीकरण करते हैं, या तो प्रतिरोध करते हैं या पृथक्कीकरण करते हैं। तो जब प्रतिरोध या पृथक्कीकरण होगा, मतलब डर में हम अलग हो जाते हैं, मतलब जिससे डर रहे हैं
जिससे प्रभावित और अलग हो जा रहे हैं उससे डिटैच होते हैं। इसी तरीके से जिससे घृणा कर रहे हैं उससे हम डिटैच होते हैं। जिसके प्रति क्रोध कर रहे हैं डिटैच तो होते ही होते हैं, उसके प्रति आक्रामक हो जाते हैं, उसको खत्म करने की बात सोचने लगते हैं। तो ऐसे में सृजन कहाँ हो सकता है ना। इन भावों के साथ तो संवेदना ही पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोधी भाव हो गए। इसी तरीके से एक आध न्यूट्रल भाव भी हो सकते हैं जो संवेदना को जागृत करने में उतने समर्थ नहीं है, जैसे वीर है और अचंभा है। तो ये भी इंडिविजुअल भाव है जो कि हमें संवेदना के प्रति, संवेदना को जन्म देने के लिए प्रेरित नहीं करते। संवेदना को जन्म देने के लिए प्रेरित कौन करेगा? जहां समता, एकात्मता, दूसरे में घुलने मिलने की संभावनाएं पैदा होंगी। तो कैसे होंगी? एक तो करुणा में, दया में, है ना, जो सहानुभूति में, जो संवेदना की वजह से ये पैदा होंगी। और दूसरा श्रृंगार में भी, जहाँ हम सुंदर देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने की प्रवृत्ति स्वतः नैसर्गिक रूप से हमारे भीतर बाहर को उन्मुख होती है, क्रियाशील होती है। वात्सल्य में, श्रृंगार में, भक्ति में, या श्रृंगार को हम सौंदर्य से जोड़ते हैं, प्रेम में, अनुराग में, ठीक है, और बाकी करुणा में। तो ये जो भाव हैं ये हमारे भीतर संवेदना जागृत करते हैं। और यहाँ इन्हीं भावों में क्या होता है, हम जिसके प्रति संवेदना जागृत हो रही है किसी भी कारण से, करुणा से, दया से, सहानुभूति से, प्रेम से, सौंदर्य से, अनुराग से, किसी से भी, तो क्या होता है, उसके साथ एकात्मता स्थापित होने का क्या होता है, केमिस्ट्री पैदा होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की संवेदना है। लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं? उस संवेदना की जो हमको रचने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे मन को अभिनय के लिए या अभिव्यक्ति के लिए उन्मुख करती है, जो हमारी कल्पनाशीलता को, अनुभूति परकता को जो है रिसोर्स बनाकर अभिनय के लिए हमें उन्मुख करती है। तो हम उस संवेदना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आधार बताए विभिन्न भावों के, जो हमें क्या करते हैं, कुछ रचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई नाटक में तो हम क्रोध भी दिखाते हैं, घृणा भी दिखाते हैं, आश्चर्य भी दिखाते हैं, है ना। लेकिन क्यों दिखाते हैं ये सब? कुछ ना कुछ पर्पज होता है ना, कुछ ना कुछ पर्पज होता। हम देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से जिस भाव या विचार का चित्रण कर रहे होते हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी पात्र के माध्यम से, तो उसका कोई उद्देश्य होता है। लेकिन वो हम कब करेंगे? हमें ये दिखाना है कि एक आदमी बहुत क्रोधी है, और जब तब मतलब जो लोगों को डांटता रहता, मतलब निगेटिव रूप से क्रोधित है, मतलब उसको जो हर किसी से चिढ़ा रहता है, तो ये हम पात्र क्यों दिखा रहे हैं? जबकि क्रोध में भाई संवेदना का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे आदमी को नाटक में दिखाना, कोई पात्र करवाना किसी के माध्यम से, इसका कोई पर्पज होगा ना। उस पर्पज के पीछे क्या होगा? हम जीवन और संसार से संबंधित किसी भाव, विचार या क्रिया को निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित समय और स्थान पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे। वो पर्पज क्या हो सकता है? मनोरंजन भी हो सकता है, आनंद देना। तो किसको आनंद देना? दर्शकों को, यानी दर्शकों के लिए कुछ भला करना, यानी उनके साथ संवेदना होना, या दर्शकों को कोई संदेश देना। किस लिए? सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए, जागरूकता के लिए। तो ऐसा क्यों होगा? जब हम चाहेंगे कि भाई समाज के प्रति हमारी एक संवेदना है, व्यक्ति के प्रति संवेदना है, तो विचार व्यक्तियों तक ये जाना चाहिए। और ऐसे में ये दर्शाने के लिए हम कोई माध्यम होगा, कोई कहानी होगी, उसमें वो पात्र होगा जो क्रोधी है, तो पात्र भी रचना ही पड़ेगा। कोई घृणा करने वाला होगा, उसको भी रचना पड़ेगा। लेकिन मूल में जो उद्देश्य है वो व्यक्ति, समाज और मानवता के हित में उनके सहयोग के लिए, चाहे मनोरंजन के लिए, चाहे परिवर्तन के लिए, चाहे
जागरूकता के लिए, किसी न किसी बात के लिए हमारे समाज से जो दर्शक आ रहे हैं तो उनसे हमारी एकात्मता का भाव होगा ना, मित्रता का भाव होगा ना, हम उनको चाहते होंगे ना, चाहते होंगे वो काम देखें तो उनका तो बड़ा सम्मान करेंगे ना, दर्शक को देवता माना जाता है। तो ये हमारे उनके प्रति जो संवेदना है, तो वो संवेदना के लिए कार्य परिपूर्ति के लिए हम नाटक चुनते हैं, विषय वस्तु चुनते हैं, उसमें भांति भांति के पात्र होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब हम ये अच्छी तरीके से फर्क हमारे समझ में आ गया होगा। परसों भी मैंने इसमें कहा था, अनुभूति अलग है, भाव अलग है, संवेदना अलग है, और तीनों एक के साथ गुत्थम गुत्था है, इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन स्वरूप और पर्पज और मानसिक प्रक्रिया के हिसाब से उनमें भेद है। ठीक है। तो अब हमारे लिए, एक कलाकार के लिए, अभिनेता के लिए, निर्देशक के लिए, लेखक के लिए संवेदना के स्रोत कौन कौन से भाव हो सकते हैं, है ना, ये निश्चित हो गया है। अब एक बात और आती है, आमतौर पर हम जब ये कहते हैं, या मैंने इधर कहा है कि जो भी चीज होती है साक्षी भाव से होती है, और अभी मैंने कुछ भावों का नाम लिया, जैसे प्रेम का, अनुराग का, फिर वही बात आ जाएगी, किसी के प्रति हमारा प्रेम है, किसी के प्रति अनुराग है, ये सामाजिक भाव हैं, तो इसमें हम संवेदना क्यों कह सकते हैं? ये तो हमारा आकर्षण है, ये तो हमारी एक लाइकिंग है, पसंद है ना। आकर्षण क्यों होगा, मतलब सॉरी, संवेदना कैसे कहला जा सकती है? तो दो पात्रों के बीच में ये होगा, उन पात्रों को हमें दर्शाना है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि वो क्यों दर्शाना है। क्यों दर्शाना के मूल में संवेदनाएं है कि जो लेखक है या निर्देशक है ये क्यों दर्शाना चाह रहा है, आखिर देश काल और समाज और मानवता से जुड़ी हुई किस बात के प्रति उसकी संवेदना है, जिसके तहत ये विषय वस्तु लेकर कथानक बुना गया है और उस कथानक में ऐसे ऐसे पात्रों को रचा गया है। तो प्रत्यक्ष जो प्रकट हो रहा है, जो अभिनय किया जा रहा है, वो भले ही संवेदना ना हो, लेकिन जिस कारण से वो रचा जा रहा है, अभिनेता के पीछे, अभिनेता को भी वो समझना पड़ेगा, जिसका वो रोल कर रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। अभिनेता के पीछे भी, निर्देशक के पीछे भी, लेखक के पीछे भी और अभिकल्पक के पीछे भी रचना की जो भूमि है, बुनियाद है, वहां संवेदना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम संवेदना को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित करेंगे, तो फिर भले ही शब्दों में नहीं बात पाएंगे, लेकिन हम उसको समझे हुए होंगे। शब्दों में बात पाना हमेशा, भले ही बात न बन पाए, हम उसमें सफल न हों, लेकिन उदाहरणों के जरिए विश्लेषण करके, व्याख्या करके हम संवेदना और उसकी भूमिका को समझ सकते हैं। कल मैंने ये कहा था कि संवेदना के रास्ते में बाधक क्या क्या होते हैं, उन पे जरा हम रंगकर्मियों को गौर करने की जरूरत है। चाहे हम नए अभिनेता हों, अभी सीखने आए हों, चाहे हम पुराने बड़े काबिल और स्थापित अभिनेता हों, चाहे हम शुरुआत करने वाले निर्देशक हों, या बुद्धि से, ज्ञान से पके हुए बिल्कुल दुनिया भर के शिल्प के झंडे गाड़े हुए निर्देशक हों, हमको हमेशा कुछ नकारात्मक वृत्तियों से परहेज करना है, उनको अपने अंतर्मन में स्थान नहीं देना है, उनको आने ही नहीं देना है। जिसमें सबसे पहला बिंदु, जो मैं क्रम देना कल भूल गया, बात नहीं बन पाया, सबसे पहला है अहंकार, अपनी काबिलियत का अहंकार, है ना। और दूसरा है कि जो लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी न रखना, जितना मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाना, भले ही अहंकार ना हो लेकिन उसी में संतुष्ट हो जाना।
और तीसरा क्रोध, मोह। तो मोह और क्रोध भी अंततः हमारे भीतर एक प्रकार के अहम भाव को जन्म देते हैं या हमको एक निश्चित सोच के दायरे में जकड़ देते हैं। मोह और क्रोध ऐसा करते हैं, और अहंकार तो फिर वो तो परम है ही है। तो इसलिए हम लोगों को इन 3-4 दुर्गुणों को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात आजकल क्या हो रही है, अहंकार। उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा अकूत है और बिल्कुल नवोन्मेषी दृष्टि भी है, रचनाशीलता बहुत गजब की है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको लेकर अहम भाव आ जाता है तो हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। और जब दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, चलो ठीक है, दूसरा हमसे कम है तो हम कम है वो ये जान लें, लेकिन उसको तुच्छ समझकर उसको अपमान करना, लज्जित करना, बिल्कुल उसको हतोत्साहित करना, उसको मानवीय सम्मान न देना, ये कमियां, ये दुर्गुण हम बहुत पनपते हुए देख रहे हैं। नए हों चाहे पुराने हों, जो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं उनके भीतर भी। हमने एक से एक अध्यापकों के बारे में सुना है, वो छात्रों की कमजोरी को लेकर उनको ऐसा डिमोरलाइज करते हैं, ऐसा हतोत्साहित करते हैं, और जैसे कि उसको दिखा दे तुम धरती के सबसे नाकारा हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो और हम ये हैं, इस तरह की बात है। और वो टीचर बड़े गुणी, मतलब जो है प्रतिभा संपन्न होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उन्हीं की देखा देखी नए आने वाले प्रतिभाशाली भी अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किए बगैर या कर लेने के बाद उन दुर्गुणों का, बड़े लोगों के उन दुर्गुणों का को भी अपने व्यक्तित्व में स्थान दे देते हैं और खुद भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। मैं इसको नैतिक अपराध समझता हूँ। देखिए, मानव स्वभाव है क्रोध आना, कभी किसी व्यक्ति विशेष से या किसी बात विशेष से मोह हो जाना, ये भी स्वाभाविक है, लेकिन हम उसमें जकड़े ना, उससे रचना के समय, क्रिएशन के समय हम इनसे मुक्त हो जाएं। भले हम व्यक्तिगत जीवन में हमारी वो थोड़ी सी कमजोरी आ जाए, लेकिन क्रिएशन के समय हम अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को सामने ना आने दें। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा कहना यही है, अहंकार को ना आने दें। 2 नाटकों में नए अभिनेता को बहुत प्रशंसा मिल जाती है, बहुत बढ़िया वो उसके मतलब काम निकल के आता है, तो बस वो समझता है मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। और बहुत कुछ हो जाने का सामान्य भाव या अहम भाव क्या करता है, हमारी प्रगति को रोक देता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम बहुत कुछ हो गए हैं। तो जब बहुत कुछ हो गए हैं माफ कीजिएगा, तो हमारी आगे की यात्रा रुक जाएगी ना। मैंने शायद पिछले किसी बातचीत में कहा था, हमारा डेस्टिनेशन जितना दूर हम मानेंगे, जितना हम मानेंगे कि अभी हम कुछ नहीं जानते, अभी कुछ नहीं जानते, अभी कुछ नहीं जानते, उतना ही ज्यादा जानने की संभावना है। जितना हम भूल जाएंगे थोड़े से में ही, तो उतने ही हमारे डेस्टिनेशन पास आ जाएगी। मतलब अब ज्यादा नहीं जानना है, तो मतलब अब बाकी जो बचा वो बहुत करीब है, बहुत करीब है, तो हमारी यात्रा कम है, हमारा विकास कम है, हमारे विकास की संभावना खत्म हो रही है। तो ये बात घर जब कर जाती है तो बड़ी आत्मघाती हो जाती है। इसलिए चाहे नए हों चाहे पुराने हों, चाहे अभिनेता हों चाहे निर्देशक हों, चाहे और किसी विधा में हो रचना की, इसको अपने भीतर नहीं आने देना है। और जितना ही दूर ये दुर्गुण रहेंगे उतना ही हम संवेदनशील होंगे। और जब दुर्गुण अहम भाव दूर होगा, क्रोध मोह दूर होगा, तो क्या होगा, हम
दूसरों के साथ, न केवल व्यक्तियों के साथ, मतलब सृष्टि के साथ, वातावरण के साथ, देश और काल के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ एकात्मता का बोध स्थापित कर पाएंगे, भीतर से जुड़ जाएंगे। और भीतर से जब जुड़ जाएंगे तो हम व्यापक हो जाएंगे ना, हम बहुत विराट हो जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अपने को बिल्कुल छोटा मानकर दूसरों के प्रति एकात्मता का भाव पैदा करना, जड़ चेतन सबके प्रति एकात्मता का भाव पैदा करना हमको विराट स्तर पर संवेदनशील बना देता है। और संवेदनशीलता ही इस सृष्टि में रचना धर्मिता की, सृजनशीलता की भूमि है।